चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी क्लास 11 का पहला बुक है और बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में। इसके हम पहला चैप्टर देखेंगे और इसमें पहला इकाई देखेंगे। तो पहला इकाई में जैसे हम विकास नीति और अनुभव के बारे में देखेंगे। 1947 से और 1990 के बीच की जो विकास और नीतियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इस इकाई में जो पहला इकाई है इसमें 2 चैप्टर है और उसमें हम इस चैप्टर के द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व से लेकर नियोजन विकास के 4 दशकों तक के भारत द्वारा चुने गए पथ का समग्र रूप से अवलोकन भी करेंगे। तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ने इसके लिए जो कठोर उपाय किए, जैसे कि योजना आयोग का निर्माण किया तथा पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा की आदि, इन सब का अध्ययन इसी इकाई में हम करेंगे। और पंचवर्षीय योजनाओं के समग्र अवलोकन तथा नियोजित विकास के विशेषताओं तथा परिसीमाओं के मूल्यांकन का अध्ययन इसी इकाई में हम करेंगे। तो चैप्टर पहला है, चैप्टर के नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस पुस्तक में इस चैप्टर को, जिस चैप्टर के नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की क्या दशा थी इसके बारे में भी जानेंगे। और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्यारोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से भी हम परिचित होंगे। तो एक विद्वान है, ब्रिटिश इंडिया के वशराय थे 1894 में। इन्होंने कहा था, जिनका नाम है क्विटर अलेक्जेंडर ब्रुश, इन्होंने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस चैप्टर का पहला परिचय देखें। भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल्य उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय आपके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना ही उतना ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम उन सब बातों का भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों के निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान दिया है, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है, इसके मूल सूत्र तो इतिहास में भी बहुत गहरे हैं और विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का अधीन था। और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था और उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पीछे 7 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। तो चलिए देखते हैं, टॉपिक है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के बारे में। अंग्रेजी शासन का स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी और यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। सूती और रेशम वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जोड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी हुई चीजों का विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। और जैसे कि यहाँ दिया गया है, बंगाल की सूती उद्योग में जैसे मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। अब इसका मूल्य निर्माण क्षेत्र बंगाल में होता था, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा। यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है और ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता था और विदेशी यात्री इन्हें शाही मलमल या मलमल शाख भी कहते थे और इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवारों उपयोग के योग्य मानते थे। तो औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया था और स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई
प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी थे। और इन आकलनकर्ताओं में जैसे दादा भाई नौरोजी थे, विलियम डिग्री थे, फिर फिंगले सिराज और डॉक्टर वी राव तथा और RC देसाई प्रमुख ये लोग रहे थे। और औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रही है। कृषि क्षेत्र के बारे में देखें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूल्यतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में बसी थी और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। जैसे यहाँ हम बॉक्स में देख सकते हैं कि पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि के थोड़ा जानकारी देखें। जैसे 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया, कहा कि अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। अब यहाँ से सूती, रेशम वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। और यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गे, मुर्गियां, बत्तख आदि का भी भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सूअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान है। और इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से यानी बहुयत्न और श्रम पूर्वक से काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछाया हुआ है। और 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में आप लिख सकते हैं। और लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए, उस समय की कृषि की गतिहीनता के साथ भी आप तुलना करके लिख सकते हैं। तो एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चली रही, जैसे हमने अपने बॉक्स में देखा। और यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशी हास्य या गिरावट की भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। और कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लगाए गए भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे और किसानों के पास कुछ ही नहीं बचता था। और यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक अनुशासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक ही सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने को बाध्य होना पड़ा। और राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व के निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनसे अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही औद्योगिक के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी थी। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नगदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं इसके। और किंतु उस समय उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नगद फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। और सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। और जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने
अपने फसल पर्यटन को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्य फसलें उगाना आरंभ किए थे। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही संसाधन थे और न ही तकनीकी की और कोई प्रेरणा थी। औद्योगिक क्षेत्रों में देखें तो कृषि की ही भारतीय औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया और देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था और किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई और भारत के इस औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनना चाहते थे और दूसरे वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार को बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश यानी ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे और ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी वहीं दूसरी स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग की भी प्रसार हो रही थी और इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादकों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी हो रही थी। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती वस्त्र मिले प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे आज के महाराष्ट्र और गुजरात है उसमें ही अवस्थित है और पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है और यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए थे और उसके बाद किंतु भारत में भावी औद्योगिक की प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योग का प्राय अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कुल पुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की प्रारंभिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाती है और यही नहीं पर नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा और इस नए उत्पादक क्षेत्र की भी एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में यह क्षेत्र प्राय रेलों विद्युत उत्पाद संचार बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपकरणों तक ही सीमित रहा। और विदेशी व्यापार के बारे में देखें तो प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र देश रहा है किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन व्यापार और सीमा शुल्क को प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेश व्यापार की संरचना स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसा रेशम कपास ऊन चीनी नील और पटसन आदि का निर्यातक हो रह गया और मैंने जैसे भारत सिर्फ विदेशियों के बाद कच्चे माल जैसे रेशम कपास ऊनी थे और चीनी नील और पटसन के आदि का ही निर्यातक बनकर रह गया और साथ ही यह सूती रेशमी ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तु और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक ही हो गया। और व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा और भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। शेष से कुछ व्यापार चीन श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था और स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत में व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गई थी। जैसे यहाँ बॉक्स में हम देख सकते हैं जैसे पहले हमने देखा था वो वाला बॉक्स और
जैसे यहाँ स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार। तो स्वेज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है ये। और यह भूमध्य सागर के मिस्र पतन पोर्ट नुसैद को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ा जाता है। और इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों के दक्षिण एशिया, पूर्व अफ्रीका और प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वर्ष 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंच सुगम हो गया था। तो स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गए थे और विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष का भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का भी तेल जैसे अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। और यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोना और चांदी के प्रवाह पर भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने के लिए ही हो जाता था। और अंग्रेजी सरकार ने युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत को संपदा का दोहन किया। जननांकीय परिस्थितियां देखें भारत में, तो ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए थे। और यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था और द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है। किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम रही थी और इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% आंकी गई थी। और जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थे और जहां ये सुविधाएं उपलब्ध भी थी वहां नितांत ही अपर्याप्त थी। और परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उनमें से व्यापक जन हानि होना एक आम बात हो गई थी। कोई आश्चर्य नहीं है कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत उच्च थी, विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33% हजार हो गई है, पर उस समय तो ये 218% हजार थी। और जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 69 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था। और विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीब का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्यापक थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई थी। और व्यावसायिक संरचना के बारे में देखें, भारत में व्यावसायिक संरचना के बारे में देखें तो औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि दर एक बड़ी विलक्षणता रही। और उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी यानी आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्र हैं। तो उस समय के प्रेसिडेंसी और मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी और विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था। किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों का अनुपात में वृद्धि आंकी गई। उसके बाद आधारित संरचना के बारे में देखें। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन और डाक तार आदि का
विकास हुआ और इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान कराना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय में किए गए थे, किंतु अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतर भागों में कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने में सहायता करने मात्र था। और इस प्रकार माल की इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा और वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाती थी। और स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दुभर हो जाता था। और अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया था। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हो, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिले। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निस्संदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। और सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी हुए। उड़ीसा की तटवर्तीय नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया था, तथापि यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई और नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जल मार्ग को छोड़ दिया गया। और भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था और दूसरी ओर डाक सेवाएं अवय जन सामान्य को सुविधा प्रदान करना ही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थी। और आधारित संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बनाए रख चुकी थी। और कृषि क्षेत्र पहले से अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था और उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र के भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। और विदेश व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारित संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। और व्यापक गरीबी और बेरोजगारी की भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी।